नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं गोपाल माथुर जी का उपन्यास धुंधले अतीत की आहटें। और थोड़ा सा और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि इतना ज़रूर पढ़ देना चाहिए कि उपन्यास का थोड़ा सा खाका एकदम अच्छी तरह सामने आए। अच्छा खासा मोटा उपन्यास है और ये इस उपन्यास की ताकत है, समृद्धि है इसकी, और बहुत रोचक है। जो भी टिप्पणी करूँगी पढ़ने के बाद करूँगी। मैं सीधा उपन्यास शुरू करती हूँ। हमने जहाँ ख़त्म किया था वहाँ हमने देखा कि उपन्यास का जो नायक है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वही नैरेटर भी है। और वो नैरेटर यानी कि उपन्यास का मैं अपनी मकान मालकिन, जो कि बेंगलोर शहर में अपने घर में किराया लगाती हैं और कन्नड़ उनकी शायद मातृभाषा है। कन्नड़ संस्कृति का परिचय हमें धीरे धीरे मिल रहा है और क्राइस्ट आ चुके हैं, यानी कि ये मैंगलोरियन क्रिश्चियन परिवार की कहानी है, जो कि बेहद दिलचस्प है। मैं पहली बार इस पृष्ठभूमि का उपन्यास पढ़ रही हूँ और मेरे लिए यह बेहद दिलचस्प है। अमूमन हम एक ही अंचल, एक ही मिट्टी, एक ही प्रांतर की बात पढ़ते हैं, इसलिए मेरे लिए, और यह यात्रा वृत्तांत नहीं है, यह नहीं है कि नैरेटर अपनी दृष्टि थोप रहा है। वह हमारा बहुत खूबसूरत साक्षात्कार करवा रहा है इन मैंगलोरियन महिला से। वो अपने पति के बड़े भाई, अपने जेठ जिन्हें हम कहते हैं, उनके घर आई हुई हैं, अपने ससुर से मिलवा रही हैं। ससुर वुड वर्क का काम करते हैं। नैरेटर ने कहा है कि वे उनके लिए भी एक और दरवाज़ा तैयार कर दें, नक्काशीदार, और उन्होंने मना कर दिया है। और नैरेटर अब भी आस लगाए बैठा है। छोटी बच्ची है जो बाहर खेल रही थी और भीतर आई है, और उसी बच्ची से हम दोबारा शुरू करते हैं। छोटी बच्ची बीच बीच में कौतूहल से मेरी ओर देख लिया करती थी। तभी किसी महिला ने उन्हें अंदर से पुकारा और वे उस बच्ची को अपनी गोद में उठाए हुए अंदर चली गई। हम अकेले रह गए थे, मैं और वे वृद्ध पुरुष। संवाद का कोई माध्यम हमारे बीच नहीं था। यदि बीच में कुछ था तो उस कमरे में फैला आधा अधूरा उजाला, जो अंधेरे को खिसकाकर किसी तरह अपनी जगह बनाए हुए था। ठीक वैसे ही जैसे ट्रेन में हम जरा सा खिसक कर किसी अपरिचित यात्री को जगह देते हैं, यह सोचते हुए कि उस यात्री के उतरते ही हम फिर से अपने पांव फैलाएं। सहसा उनकी आंखों में गहरी थकान दिखाई देने लगी, जैसे अचानक वे सब से उकता गए हों, जैसे उन्हें अपने एकांत के टूट जाने का गहरा सदमा लगा हो, जैसे कोई पुराना घाव अचानक टीसने लगा। मुझे अपराध बोध सा महसूस हुआ। वे उम्र के जिस पड़ाव पर थे, उन्हें अपने मनचाहे तरीके से जीने का पूरा अधिकार था। मुझे कोई हक नहीं था कि मैं उनकी सहज, शांत, स्वाभाविक से जिंदगी में इस प्रकार जल तरंगे उत्पन्न करूं। मुझे कोई हक नहीं था कि मैं उनकी सहज, शांत, स्वाभाविक सी जिंदगी में इस प्रकार जल तरंगे उत्पन्न करूं। शायद मुझे यह नहीं आना चाहिए था। तभी वे दरवाजे पर दिखाई दी, पर इस बार वे अकेली नहीं थी। उनके साथ एक अन्य महिला भी थी, जिन्होंने अपने हाथों में पानी वाले कुछ नारियल पकड़ रखे थे। उन्होंने एक नारियल मेरी ओर बढ़ा दिया। ये इनके बड़े बेटे की बहू है, उन्होंने बताया, और मेरे पास वाली मुड़िया पर बैठ गए। फिर वे कुछ बातें करने लगे अपनी भाषा कन्नड़ में, जिन्हें समझ पाना मेरे लिए असंभव था। मैं लगभग विमूढ़ सा चुपचाप बैठा नारियल पानी पीता रहा। क्षण भर के लिए मुझे लगा जैसे वे तीनों
मेरी उपस्थिति भूल गए। वह भाषा की एक ऐसी दुनिया में चले गए थे जहाँ मेरा होना एक एलियन के होने की तरह था। और तब मुझे यह सोचकर गहरा आश्चर्य हुआ कि मेरा अपना संसार सिर्फ मेरी अपनी भाषा के जानने वालों के सीमित दायरे में ही सिमटा हुआ था, जबकि इस संसार में न जाने कितनी भाषाएं हैं जिनके बारे में मैं जानता तक नहीं। थोड़ी देर बाद वे मेरी ओर घूमी और हमेशा की तरह अंग्रेजी में बोली। मैंने उन्हें मना लिया है, वे आपके लिए दरवाजे पर नक्काशी करने के लिए तैयार हो गए हैं, पर वे ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि दरवाजे का खर्चा उठा सकें। उनकी यह स्वीकृति मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मुझे वह मिल गया था जिसकी मुझे चाहना थी। शायद मेरी खुशी मेरे चेहरे पर झलक आई होगी। मैंने उसे छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं की और बिना कुछ भी कहे मैंने एक बड़ी राशि तुरंत उनके हाथों में थमा दी। बाहर आते ही उस आवाज़ को मैंने एक बार फिर सुना। ये वही आवाज़ है जिसके बारे में मैंने कल कहा था कि ये क्या आवाज़ है, ये हम बाद में पता करेंगे। ये शहर का सबसे बड़ा खजाना है और जिसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इन्होंने कहा है कि वहाँ कराह जैसी है। बाहर आते ही उस आवाज़ को मैंने एक बार फिर सुना जो यहाँ आते समय सुनाई दी थी। वह उसी तरह रुक रुक कर आ रही थी। एक नीली सी मासूम गंध हवा में तैरती हुई महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि कुछ है जो अब तक मेरी पकड़ में नहीं आया था। मैंने अपने चारों ओर उस अजनबी को ढूंढने की कोशिश की, पर घने पेड़ों के झुरमुट के उस पार वह चुपचाप कहीं जा छिपा था। वे मेरे साथ साथ मोटरसाइकिल के पास आकर रुक गए। कटहल का घना पेड़ हमें अपने नीचे बातें करते हुए देख रहा था। क्या आप उसे देखना चाहेंगे? उन्होंने पूछा। किसे? मैंने आश्चर्य से पूछा। उसे। उन्होंने घने पेड़ों के बीच दूर कहीं क्षितिज की ओर अपनी उंगली फैलाई। मैंने उस ओर देखा जिस ओर उनकी उंगली अब तक हवा में छिचकी हुई थी। वहाँ क्या है? मेरा प्रश्न हवा में टंगा रह गया। सहसा भी कहीं दूर चली गई थी, किसी दूसरी दुनिया में जहाँ मेरा होना या नहीं होना कोई अर्थ नहीं रखता था। अचानक उनका हाथ किसी बेजान लौंदे सा नीचे गिर गया। उनकी आंखें किसी बुझे हुए चाँद से उदास लग रही थी, जैसे किसी गलत समय पर कोई पुरानी स्मृति कुरेदने लगी हो। सहसा वे बिना कुछ कहे एक पतली सी पगडंडी पर चलने लगी जो उस ओर जा रही थी जहाँ अभी कुछ देर पहले उनकी उंगली हवा में टंगी हुई थी। वे मेरे आगे थी और एक बार फिर मैं उनके चेहरे पर आए भावों को पढ़ नहीं सकता था, किंतु उनकी खामोशी उनकी चाल की ही तरह शाम के लंबे लंबे सायों से लिपटकर एक ऐसा संसार रच रही थी जो किसी उदास धुन सा हमारे साथ साथ शोक के गीत गा रहा था। हमारे दोनों ओर लगे नारियल और कटहल के घने वृक्ष हमें गुजरते हुए देख रहे थे। पता नहीं उन पेड़ों ने क्या सोचा होगा। शायद उन्होंने सोचा हो कि ये दोनों कौन हैं जो इस तरह एक दूसरे से अपरिचित उस पतली सी पगडंडी पर पांव रखते हुए चले जा रहे हैं।
शायद यह भी सोचा हो कि इन दोनों से तो हम ही अच्छे, जो हवा, पत्तों, डालियों, फलों, चिड़ियाओं, आकाश और तारों से बातें तो करते हैं, और एक ये दोनों हैं जो भाषा होते हुए भी चुप हैं। पर उस शाम वे गलत थे। कम से कम उस शाम तो गलत ही थी। कभी जब वहाँ दोबारा जाऊंगा तो उन्हें बताऊंगा कि हम दोनों उतने अपरिचित भी नहीं थे जितना वे हमें समझ रहे थे। कुछ उलझे से धागों की पतली डोर ने हमें बांध रखा था और वह चुप्पी, वह तो बस यूं ही चली आई थी बिना किसी ठोस कारण के। मैं उन्हें यह भी बतलाऊंगा कि चुप रहने का अर्थ हमेशा चुप रहना नहीं होता। चुप रहकर भी हम अनवरत संवाद करते रह सकते हैं, कभी अपने आप से तो कभी अपने बीते हुए कल से, और कभी उन पात्रों से जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, पर अपने में सांस लेते हुए महसूस किया करते हैं। सुनिए, मैं फुसफुसाया, पर मेरे शब्द बीच में ही मर गए। उन्हें उस झुरमुट के रहस्यमय मौन में मार दिया था। मैं अपने भीतर उन्हें मरते हुए महसूस करता रहा, उतना ही चुपचाप जितना कि वहाँ पसरा स्वयं मौन। परिंदे अपने घरों को लौटने लगे थे। जब कभी हवा चलने लगती तो लगता जैसे कोई परिंदों के बच्चों को लोरी सुना रहा हो। पगडंडी के दोनों ओर उगी हुई लंबी हरी घास और झाड़ियाँ एक ओर झुक जाती और नारियल के ऊंचे तने डोलने लगते। झिंगुर अभी से बोलने लगे थे, और हाँ, मैं, वे और पेड़ उनका संगीत अपनी रगों में बहता हुआ महसूस करने लगे थे। और वह आवाज़ भी लगातार हमारे पास आती जा रही थी, पर अब कभी वह चिघाड़ती, कभी सिसकती, कभी बिलखती, कभी सहलाती, लगा जैसे हम उसे नहीं बल्कि वह हमें ढूंढ रही। वह देखिए, उन्होंने अपने सामने की ओर संकेत करते हुए कहा। हम लगभग अचानक ही उस झुरमुट से बाहर निकल आए थे और एक चट्टान पर खड़े थे। तब मैंने उसे पहली बार देखा। हमारे सामने फैला था विशाल अंतहीन समुद्र। हमसे बातें करता हुआ, अपने आप से बातें करता हुआ, अपनी नाचती उछलती लहरों के साथ मानो उत्सव मनाता हुआ। क्षितिज पर जहाँ वह आकाश से मिल रहा था, एक गहरे नारंगी रंग का गोला अधर में अटका हुआ था, जिसकी आहिस्ता आहिस्ता बुझती रोशनी समुद्र के पानी पर एक लंबी लकीर खींचती हुई हम तक चली आई थी। बार बार समुद्र का पानी चट्टानों से टकराता और हमसे हाथ मिलाकर हमसे दोस्ती करने की कोशिश करता। शायद जानना चाहता होगा कि उसके जिस अंधेरे रहस्यमय कोने में कोई नहीं आता। उस शाम ये कौन लोग आ गए थे? मैं यूं ही खड़ा रहा, मंत्रमुग्ध। जिस विचित्र आवाज़ ने मुझे अब तक घेर रखा था, उसके रहस्य का इस प्रकार सहसा खुल जाना मुझे गहरे तक हतप्रभ कर गया था। चट्टान पर खड़ा मैं, मेरे सामने लगातार उब-डूब करता समुद्र, क्षितिज पर मंद पड़ता सूरज, बुझती शाम का सम्मोहन, आकाश में कुछ लावारिस बादलों के टुकड़े, दूर उगते मुर्गाबियों के झुंड, और मेरे पास खड़ी हुई, मेरे इतने पास खड़ी हुई। सहसा मुझे लगा जैसे मेरे पास उन्हें कहने के लिए बहुत कुछ था। वह सब जो पिछले एक लंबे अरसे से
अपने सुने जाने की प्रतीक्षा में दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। किंतु मैं निश्चिंत नहीं था। मैं जो कुछ भी कहूँगा उन शब्दों के अर्थ किसी भी शब्दकोश में नहीं थे। उन शब्दों का कहा जाना और समझा जाना उतना ही संदिग्ध था जितना स्वयं उनका होना। अगले ही पल मुझे लगा कि मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था और तब मुझे गहरे विषाद में घेर लिया। वे मेरे बिल्कुल पास खड़ी हुई थी, पर मैं जानता था कि वे मुझसे बहुत दूर थी, अपने में डूबी हुई। क्या उनके मन में भी मेरी ही तरह उथल पुथल मची हुई थी? क्या वे भी मुझसे कुछ कहना चाहती थी? मैं वहां से एक ओर सरक कर कुछ ऊंची चट्टान पर बैठ गया। थोड़ी देर वे वहीं वैसी ही खड़ी रही, निशब्द, शांत। फिर वे मेरे पास आकर एक दूसरी चट्टान पर बैठ गई, उतनी ही चुप जितना कि मैं। समुद्र लगातार हमें बातें करने के लिए उकसा रहा था। शायद वह भी हमारे भेद जानना चाहता था, ऐसे भेद जो हमने एक दूसरे से छिपा रखे थे। मुझे तब पहली बार लगा कि किसी के साथ होने और जानने में कितना गहरा अंतर होता है। इतनी उदास जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैंने आहिस्ता से कहा। मेरे स्वर उन तक पहुंच गए थे। समुद्र ने उन्हें पहुंचने दिया था। यहाँ कोई आता जाता नहीं, सिवाय मुर्गाबियों के। वे यहीं कहीं पेड़ों में अपना घर बनाकर रहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, समुद्र का वह किनारा दूसरे किनारों जैसा नहीं था। दूर दूर तक कहीं भी बालू के होने का कोई निशान नहीं था। सिर्फ काले ग्रेनाइट की चट्टानें थीं। चट्टानों के बीच उगे हुए नारियल के पेड़ थे। समुद्र की लहरें उन चट्टानों पर हर समय अपना वजूद ढूंढने में लगी रहती थी। समुद्री पक्षी अपने घर लौट रहे थे। सूरज आधा डूब चुका था और सारा आकाश सूना सूना सा लगने लगा था, जैसे बिना श्रृंगार के कोई विवाहित महिला अपने घर की छत पर अकेली बैठी है। जब कोई बड़ी ताकतवर लहर चट्टानों से टकराती, उसके छींटे हम तक पहुंच जाते। मुझे इस तरह डूबते सूरज को देखना अच्छा लगता है, उन्होंने कहा। मैंने अपना ध्यान समुद्र और डूबते सूरज और शाम और काली चट्टानों से हटाकर उन्हें देखा। उस शाम इतने ध्यान से शायद पहली बार एक मलिन सी छाया उनके चेहरे पर उतर आई थी। वह शाम की छाया नहीं थी, कोई दूसरी ही छाया थी, जिसमें भीग कर उनका चेहरा सहसा रुआंसा सा दिखाई देने लगा था। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कह सका। सांत्वना का एक शब्द भी नहीं, कोई दिलासा नहीं, कोई हमदर्दी भी नहीं। पर शायद वे मेरी निगाहें थी जो चुपचाप उन्हें थपथपा आई थी। आप यहाँ अक्सर आती रहती हैं? अब खामोशी अपनी सारी सीमाएं लांघने लगी। तब मैंने पूछा। अब नहीं, पर उन दिनों अक्सर आया करती थी। किन दिनों? जब फिलिप यहाँ थे। फिलिप, उनके पति। हम में से कोई कुछ नहीं बोला। मुझे यह सोचना तक असंभव लगा कि इस दुनिया में फिलिप नाम का कोई इंसान भी है जिससे कभी उन्होंने विवाह किया था। मैंने उन्हें हमेशा अकेला ही देखा था, बिल्कुल अकेले भी नहीं, अपने 4 साल के बच्चे के साथ, जो इस समय उनके घर के पड़ोस में खेल रहा था। फिलिप को यह जगह बहुत पसंद थी। मैंने उस मौन को तोड़ने की कोशिश की जो एक तीसरे व्यक्ति की स्मृति से उपजा था। कितनी अजीब बात थी, जिस व्यक्ति को मैंने कभी देखा भी नहीं था,
वह व्यक्ति सहसा मेरी स्मृति का हिस्सा बनने लगा था। कुछ देर वे कुछ नहीं बोली। वे एक बार फिर अपनी दूसरी दुनिया में चली गई थी, जहां उनके पति फिलिप थे, उनका बच्चा था, बीते हुए दिन थे। मैं उन्हें उनकी उस मनस्थिति से बाहर लाना चाहता था, पर एक उलझन ने मुझे रोक लिया। उन्हें उनकी स्मृतियों से विमुख करने की उलझन, और तब सहसा मुझे अपनी उपस्थिति एक दुस्साहस सी लगी, जो उनके अभेद्य दुर्ग में सेंध लगाकर प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी। यह तो मैं नहीं जानती, पर उनके परिवार से मिलने जब भी यहाँ आना होता था, हम इस जगह पर अवश्य आते थे। उन्हें यहाँ ठंडे बियर पीना बहुत अच्छा लगता था। वे मानो अपने से बातें कर रही थीं, इस बात से बेखबर कि कोई उनके पास बैठा है जो ध्यान से उनकी बातें सुन रहा है। आप कहती तो मैं लेता आता? नहीं, अब मैं ड्रिंक नहीं लेती। फिलिप के साथ ले लिया करती थी। संभवतः उन्होंने सहज होने के लिए कहा। उनकी आवाज़ असाधारण रूप से समतल थी। मेरे चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कुराहट चली आई थी। जिस विषाद ने हमें आ घेरा था, वह अनुपस्थित बियर के उपस्थित सुरूर में बह गया। उन्होंने मेरी ओर देखा, शायद बहुत देर बाद, और मैं हकलक सा सोचता रहा कि किसी की आंखें इतनी खाली और इतनी भरी हुई एक साथ कैसे हो सकती हैं। जब फिलिप थे तब भी मैं लगातार ड्रिंक्स नहीं लिया करती थी। वे अब भी मुझे देख रही थी। क्रिसमस या ईस्टर पर या कभी कभार किसी पार्टी में मैं थोड़ी बहुत ही लिया करती थी, और फिर पिंटो को जन्म देने के बाद तो मेरा ड्रिंक्स लेना और भी कम हो गया था। मैं सीधे सीधे उनकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। तभी एक तेज लहर उस चट्टान से टकराई जिस पर हम बैठे हुए थे। उसने हम दोनों को भिगो दिया था। हम भीग चुके थे, चट्टान तरबतर हो चुकी थी, पर हमने उठने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। ग्रेनाइट के काले पत्थर किसी शक्तिशाली चुंबक की तरह पकड़े हुए थे। सिंथिया जी, मेरा कांपता थरथराता सा स्वर गूंजा। वे समुंदर की ओर देखने लगी थी। आप दोनों साथ क्यों नहीं रहते? उनकी निगाहें मेरी ओर घूमी और पल भर मुझे देखकर वे सहसा हंसती। नहीं, यह पूरा सच नहीं है। जब वे यहाँ होते हैं हम साथ ही रहते हैं। मेरा मतलब है जब वे मस्कट से यहाँ आते हैं। मैं उनकी हंसी में हंसी ढूंढता रहा। मुझे वह कहीं नहीं मिली। यह मैंने बाद में जाना कि उनकी हंसी उस पीड़ा का हिस्सा थी जिसे वे हमेशा अपने साथ लिए चलती थी, और पीड़ा भी ऐसी जिसे हर कोई पढ़ नहीं सकता था। उसे पढ़ने के लिए जिस भाषा को जानना आवश्यक था, इत्तफाक से उसे समय ने मुझे समय से पहले ही सिखा दिया था। तो फिर आप मस्कट क्यों नहीं चली जाती? मैंने जानना चाहा। हालांकि यह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात थी, पर मैं चाहकर भी स्वयं को यह प्रश्न पूछने से रोक नहीं पाया था। यह प्रश्न उनके और मेरे बीच यूं ही टंगा रह गया, लावारिस। समुद्र के पानी की तेज लहरों और हवा ने उसे बीच में ही निगल लिया। शायद वह प्रश्न बना ही अनुत्तरित रहने के लिए था। आज उन पलों को दोहराऊं
तो लगता है कि शायद वह प्रश्न मेरा वहम रहा होगा, शायद मैंने उसे पूछा ही नहीं था। सूरज कब का डूब चुका था, पर क्षितिज पर सिंदूरी रंग की आग अब भी जल रही थी। समुद्र उसे बुझाने में लगा हुआ था, पक्षी जा चुके थे और कहीं दूर एक अकेला जहाज वातावरण की निस्तब्धता को और बढ़ा रहा था। बीमार कुम्हलाया सा चाँद बादल का एक टुकड़ा ओढ़कर सो गया था और शाम का पतला तारा फलक से चुपचाप हमें देख रहा था। जानते हैं, उनकी डूबती कांपती सी आवाज़ अंधेरे में जैसे सरक सरक कर मुझ तक आई। पिंटो ने होश संभालने के बाद उन्हें सिर्फ फोटो में देखा है। जी, जब अंतिम बार वे मस्कट गए तब पिंटो सिर्फ 1 साल का था। पहले फ़ोन किया करते थे, पैसे भी भेजते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बंद हो गया। फिर वे चुप हो गए, जैसे बोलते बोलते सहसा सोचने लगे। शायद सोच रही हूँ कि एक अजनबी के सामने किस हद तक खुला जा सकता है। मैं लगभग अवाक था। उनका अकेलापन अंधेरे के साए की तरह मुझसे लिपट गया था। अंधेरे के साए या फिर सायों के अंधेरे, ठीक कुछ पता नहीं। कई बार जिंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है और हम चकित से सोचते रह जाते हैं कि यह हमारे साथ ही क्यों हुआ। पर आप देख रहे हैं, हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, ख़ास तौर पर पिंटो के साथ। अब वह वैसे बड़ा नहीं हो पाएगा जैसे उसे होना चाहिए था। एक लंबा निश्वास खींचकर वे चुप हो गए। ऐसा लगा जैसे उनकी थकी हारी आवाज़ समुद्र के उस पार से आ रही हो। और आप, मेरा प्रश्न उन्हें ताक रहा था। पल भर वे चुप रहीं, जैसे कुछ कहने से पहले तोल रही हो। फिर जैसे किसी अवसाद में डूबा उनका स्वर मुझ तक पहुंचा। मैं एक ऐसे गुनाह की सज़ा भुगत रही हूँ जो मैंने किया ही नहीं। कभी क्राइस्ट मिले तो पूछूंगी, पर वे भी क्या बताएंगे। उन्हें भी तो बिना किसी गुनाह के सलीब पर चढ़ा दिया गया था। मेरे सारे शब्द चुप गए थे। मेरा शरीर कान बना हुआ था और उनकी आवाज़ मुझे रोम रोम से सुनाई देने लगी। समुद्र अब भी उन चट्टानों से अपना सिर टकरा रहा था जिन पर हम बैठे थे। क्या वह भी रो रहा था? पर उसका दुख सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था, हम भी नहीं, जो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थे। कभी वह अपनी उत्तंग लहरों से हमें भिगोकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करता, तो कभी उसकी नमी में लिपटी हवा हमें थपथपा जाती। न जाने कब रात का धूसर अंधेरा हमें अपने आगोश में लपेटने लगा था। बहुत देर तक खामोशी बजती रही, बाहर उतनी नहीं जितनी भीतर। ऐसा लगा जैसे हम किसी समुद्र के किनारे नहीं, बल्कि किसी ग्रेवयार्ड में बैठे हैं। चलें? थोड़ी देर बाद मैंने आहिस्ता से पूछा, जैसे ज़ोर से कुछ बोलते ही। वहाँ छाया सम्मोहन चटक जाएगा जो अनायास ही मुझे उनके इतने करीब खींच लाया। समुद्र और हवा और लहरों और गहरी वेदना के बाद भी उन्होंने मुझे सुन लिया था। उनकी निगाहें मेरी ओर घूमी और तब मैंने उन्हें देखा, उन आंसुओं को जो उनकी आंखों के कोरों पर टिके हुए थे, बाहर आने को बेताब किंतु जबरन रोके हुए। उन आंसुओं का खारापन
सारे समुद्र के खारेपन से भी ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि उनमें अकेलेपन की और विरह की और तिरस्कृता होने की और कुछ न कर पाने की यंत्रणाएं जुड़ी हुई हैं। वे रो रही थीं निःशब्द। उन्होंने उठने का कोई प्रयास नहीं किया, पर वे मुझसे छिपने के लिए दूसरी ओर देखने लगी थी, दूसरी ओर जहाँ सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता गहराता काला डरावना अंधेरा था। शाम और रात के बीच उलझे आलोक को तेजी से अपने में समूता हुआ, और इन सब के नीचे था समुद्र का शोर मचाता अथाह जल। पता नहीं समुंदर कैसे रोता होगा। सहसा वे उठी और बिना मुझे देखे लौटने लगे। मैं भी मानो उनसे बंधा हुआ उनके पीछे पीछे चलने लगा, उतना ही खामोश जितनी कि वे। सारे शब्द मृत पत्तों की तरह हमारे पाँवों के नीचे चरमरा रहे थे। उनकी रिरियाती आवाज़ें बार बार अपना सिर उठाती और बार बार दम तोड़ देती। वह पगडंडी उन हाँफती कांपती आवाज़ों को सह रही थी जो हमारे चलने से पैदा हो रही थी। हमारे जाने और लौटने के बीच दबे पांव अंधेरा घिर आया था, और उसने उस पतली सी पगडंडी को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया था। हमारे आसपास के पेड़ भी सोने की तैयारी में थे। समुद्र की आवाज़ लगातार दूर होती जा रही थी, जैसे हम उससे नहीं बल्कि वह हमसे विदा ले रहा। वह पगडंडी मेरे मोटरसाइकिल के पास समाप्त हुई। मोटरसाइकिल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पल यूं ही खड़ा रहा, वे भी यूं ही खड़ी रहीं। हमें देखने वाले पेड़ भी यूं ही खड़े रहे। अंधेरा जितना बाहर फैला हुआ था, उतना ही मन में भी पसरा हुआ था। सन्नाटा अपना होना भूलकर मानो गुमसुम सा हमें ताक रहा था। क्षण भर के लिए ऐसा लगा मानो हम नहीं रहे। तो ये पहला चैप्टर तो यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ 3 डॉट्स हैं, और अगला वाक्य है कि कोई डोर बेल बजा रहा था। वहाँ हम अगली बार शुरू करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने देखा, वो विराट कराह कहाँ से आ रही थी। समुद्र उछल उछल कर, जब मैंने इसको पहले आपके लिए पढ़ा था, उस वक्त से लेकर इस वक्त तक मेरे पास आ रहा था, और मैं सस्वर उसे पढ़ना चाहती थी आपके साथ। और कहानी का प्लॉट तो अब खुलेगा।